Hello everyone, welcome back. I'm Dr. Pradeep Padaka. I'm the Faculty of Agriculture at Evolution IAS. Okay, today we are going to discuss a very important topic, that is major constraints in rice and rice wheat cropping system in India. Now this topic is not only important with respect to agricultural optional but also with respect to GS syllabus also. All right, तो GS syllabus के लिए भी ये topic important है. So let us start the topic. So I will be giving you the important points. मैं तुमको key points दूंगा and you can prepare your answer or your notes around those points. All right. So let us discuss the key challenges or the constraints in rice or rice wheat cropping system. ठीक है. So first of all, why this cropping system is important? See, rice स्पेशली जो तुम्हारा कोस्टल रीजन्स हैं, जहां पर तुम्हारा डेल्टा रीजन्स हैं, राइस कल्टीवेशन इज वेरी प्रिडोमिनेंट. और जो अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखोगे तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में स्पेशली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया में राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रिडोमिनेंट. एंड राइस एंड व्हीट, दीज टू आर द मेजर स्टेपल क्रॉप्स नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर एंटायर साउथ एशिया. अगर तुम पाकिस्तान ले लो, इंडिया ले लो, मालदीव्स, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, सो ये पूरे रीजन में राइस एंड व्हीट आर द प्रिडोमिनेंट क्रॉप्स, राइट. सो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम देखोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू जो भी तुमको मेजर फूड ग्रेन्स देते हैं, दे आर राइस एंड व्हीट. सो मिलेट्स भी मिल रहा है, ऑयल भी मिलता है, लेकिन राइस एंड व्हीट आर द मेजर क्रॉप्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस. सो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये क्रॉपिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. But again, so this cropping system, it is important for food security, but it has several negative impacts. See, India के केस में immediately before, immediately after your independence, before the Green Revolution happened in the late 60s, right? Green Revolution से पहले हमारा जो प्रोडक्टिविटी था बहुत कम था, ड्रॉट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थे, सो आवर ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन वाज लो, राइट. वी हैड टू डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. जैसे PL 480 स्कीम जो यूएसए का है, उसके अंडर हम लोग बहुत सारा फूड ग्रेन्स यूएस से भी मंगाते थे, राइट. आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम था, फर्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ प्रोडक्शन. इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था हमारे पास, so we had to import food grains from outside. तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा नहीं था, प्रोडक्टिविटी नहीं था, so फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा बहुत कम होता था पहले, बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन. सो वो हमारा फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम था. ड्रॉट्स वर वेरी फ्रीक्वेंट, क्रॉप फेलियर वाज वेरी फ्रीक्वेंट, सो दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम, लेस प्रोडक्शन. सो वंस वी इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, so first generation problem तो solve हो गया. that was, that is, we were able to produce enough food grain. We became self sufficient by 80s, mid 80s आते थे हम लोग self sufficient बन गए थे, and now we have surplus food grain that we can export. so हमारा first generation problem तो solve हो गया, but due to green revolution second generation problems there arose. क्या था second generation problems? pollution. हाँ, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो तुम डाल रहे हो, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, राइट. सॉइल तुम्हारा हेल्थ इज डिक्लाइनिंग, सॉइल इज गेटिंग डिग्रेडेड, सॉइल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है, राइट. अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स जो है तुम्हारा, ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारा इफेक्ट हो रहा है. तो सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स शुरू हो गए. हमारा फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया, राइट. सो दिस राइस एंड राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम. तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है, ये सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है. सो विल see the constraints or the limitations of these cropping system or the negative impacts of these cropping system in detail. मैं तुमको at least headings बता के समझा दूंगा. your answer should revolve around those headings, ठीक है.
we have to look at this particular answer or this particular topic from different dimensions. हम अलग अलग डायमेंशन से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, एग्रीकल्चर मेंस का जो ऑप्शनल है उसमें पहले आ चुका है ये क्वेश्चन. ये एक PYQ है बेसिकली, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है. सो फॉर 10 मार्क्स और 12.5 मार्क्स और 15 मार्क्स फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट एक्टिवली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं. सो इन दैट सेंस इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन UPSC GS सिलेबस ऑल्सो. GS का भी पार्ट है ये, ठीक है. सो अलग अलग डायमेंशन से हम इसको अप्रोच करेंगे. सो वी विल look into the challenges or the, you can say, limitations or negative impacts from different dimensions. पहला जो dimension है that is with respect to crop production. Crop production के dimension से हम लोग देखते हैं. So क्या limitations हैं या फिर क्या negative impacts हैं? What are the constraints with respect to crop production? Rice and wheat cropping system का जो crop production में क्या दिक्कतें आती हैं? So पहला, so if you continuously go for rice or rice wheat cropping system, what will happen? It will lead to degradation of soil. Soil degrade होने का chances बहुत ज़्यादा है, right? So देखो, जो rice cultivation होता है हमारा, अगर तुम direct sowing कर रहे हो, direct seeded rice is different thing. But majorly जो rice cultivation होता है तुम्हारा green revolution belt में, it is in transplanted paddy standing water condition में grow करते हैं. सो स्टैंडिंग वाटर कंडीशन मेंटेन करना है तुमको, तो पडलिंग करना पड़ेगा. सो पडलिंग इज बेसिकली यू विल डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर टू क्रिएट सेमी इम्परमेबल लेयर सो दैट वाटर विल स्टैंड ऑन द सॉइल. वरना पानी डालते ही पानी अगर तुम सॉइल के ऊपर डालोगे, इट विल इमीडिएटली इन्फिल्ट्रेट एंड एंटर इनटू द सॉइल. सो यू हैव टू मेक द वाटर स्टैंड ऑन सॉइल. तो तुमको जो सॉइल स्ट्रक्चर है तुम्हारा उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि पोरोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाए. ऑल द पोर्स विल बी प्लग्ड एंड वाटर कैन स्टैंड ऑन द सॉइल. पानी तुम्हारा सॉइल के ऊपर रहे, अंदर ना जाए. ऑब्वियसली 100% इंपरवियस लेयर तो नहीं होता है, ऑब्वियसली स्लोली इन्फिल्ट्रेशन विल हैपन, बट तुम उसको रिप्लेनिश करते रहते हो. आफ्टर 4 days 5 days तुम उसको रिप्लेनिश करते रहोगे स्टैंडिंग वाटर कंडीशन मेंटेन करने के लिए. सो जो तुम्हारा पैडी कल्टीवेशन मेजरली होता है दैट इज ट्रांसप्लांटेड पैडी इन स्टैंडिंग वाटर कंडीशन. तो जब वो कर रहे हो पडलिंग करना पड़ेगा. व्हेन यू डू पडलिंग यू आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल स्ट्रक्चर. फिर जो नेक्स्ट क्रॉप लगाते हो ना आप, पैडी के बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आएगा उसके लिए दिक्कत हो जाती है, बिकॉज द सॉइल स्ट्रक्चर इज टोटली डिस्ट्रॉयड. द सॉइल हैज बिकम वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. इट विल अफेक्ट द नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है. सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है. दूसरा, रेसिड्यू मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है. पैडी का जो रेसिड्यू, क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, पहले क्या होता था, बिफोर दीज मॉडर्न मशीन्स केम, सिकल लेके ना नीचे बैठ के आप पैडी को ऑलमोस्ट सॉइल लेवल पे काटते थे. सो दिस स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हे. तुम स्टोर कर सकते हो या फिर कैटल को खिला सकते हो फॉडर के फॉर्म में, राइट. सो इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो. बट जब से तुम्हारा ये कंबाइंड हार्वेस्टर आया है, सो इट इज हार्वेस्टिंग द पैडी एंड लीविंग दिस मच अमाउंट ऑफ स्टबल. ऑलमोस्ट तुम्हारा 1 फीट का स्टबल तुम्हारा फील्ड में खड़ा रहता है. तो ये क्या है, 1 फीट का जो स्टबल है, दिस विल बी ए हिंड्रेंस फॉर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप. और ये इतनी जल्दी डिग्रेड भी नहीं होता है. इट रिक्वायर्स टाइम फॉर डिग्रेडेशन, राइट. एंड पैडी के बाद नेक्स्ट क्रॉप कौन सा है, वीट लगाओगे आप रबी में. पैडी खरीफ में लगाते हो, वीट लगाओगे रबी में. अगर ये बहुत लंबा चला जाता है, पैडी अगर लेट हार्वेस्टिंग होता है या फिर, राइट, सो यू हैव टू सो वीट. नेक्स्ट क्रॉप तुमको टाइमली सो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वीट का सोइंग में डिले होता है तो उसके यील्ड को इफेक्ट होगा. सो राइस का हार्वेस्टिंग और वीट के सोइंग में ना ज्यादा गैप नहीं होता. अगर ज्यादा गैप है तो इट विल डिकम्पोज. वो रेसिड्यू अगर फील्ड में होगा तो वो 1 महीना 40 दिन में धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा. बट यू हैव टू इमीडिएटली सो वीट आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस. तो कैसे करोगे, स्टबल तो है, ये डिकम्पोज भी नहीं होगा इतने जल्दी. सो फार्मर्स रिसॉर्ट टू बर्निंग ऑफ द रेसिड्यूज, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है तुम्हारा,
राइट। सो रेसिड्यू जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया रेसिड्यू को, फार्मर्स जनरली शॉर्टकट लेते हैं, दे रिसॉर्ट टू बर्निंग एंड विच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली दिल्ली इस रीजन में। विंटर में तुम्हारा नवंबर एंड में तक पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर्स, द पार्टिकुलेट मैटर विच इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ स्टबल, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इस एरिया से। नाउ थर्ड जो तुम्हारा प्रोडक्शन रिलेटेड जो कंस्ट्रेन है या फिर लिमिटेशन है, दैट इज मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। देखो इंडियन सॉइल्स आर ओरिजिनली, जो हमारे इंडियन सॉइल्स हैं वो डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स में। ऑर्गेनिक मैटर लेवल भी बहुत कम होता है, एग्रीकल्चरल सॉइल्स की बात कर रहा हूं मैं। सो ऑर्गेनिक मैटर लेवल कम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आल्सो देयर, एंड फार्मर्स आर आल्सो मेनली फोकस्ड ऑन नाइट्रोजन एप्लीकेशन। बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारे सॉइल्स डेफिशिएंट है एंड दीज क्रॉप्स आर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल से। सो दीज आर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, स्पेशली इफ यू आर नॉट अप्लाइंग fertilizers in balanced way, deficiencies are bound to occur and that will also lead to reduction in the yield. अगर properly अगर nutrients नहीं मिल रहा है तो yield में reduction होगा ही। So declining in crop responses, ultimately तुम्हारा productivity decrease हो रहा है। Then weed problem है तुम्हारा। See, अगर तुम proper rotation नहीं करोगे, क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे, रेगुलरली सेम क्रॉप्स ग्रो करते रहोगे, सपोज राइस वीट ग्रो कर रहे हो खरीफ रबी में, तो क्या होगा, देयर आर एसोसिएट वीड्स, जैसे तुम्हारा फेलारिस माइनर है जो वीट के साथ एसोसिएट है, राइट। सो जब भी वीट ग्रो होता है उसके साथ वीट के सीड्स जो है, फार्मर जो खुद के सीड्स यूज करते हैं उसमें फेलारिस माइनर के जो वीट के सीड्स हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज दे आर हार्वेस्टेड टुगेदर। अगर प्रॉपरली तुमने वीडिंग नहीं किया है, गलती से फेलारिस माइनर के सीड्स भी हार्वेस्ट हो जाते हैं वीट के साथ, उनके सीड्स के अंदर मिक्स होते हैं। सो व्हेन यू आर सोइंग वीट, उसके साथ साथ तुम्हारा फेलारिस माइनर भी होगा। नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है, एसोसिएट वीड है। नाउ वी हैव आल्सो, आई मीन इन केस ऑफ फेलारिस माइनर, इट हैज बिकम रेसिस्टेंट टू आइसोप्रोट्रॉन एप्लीकेशन। सो आइसोप्रोट्रॉन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस आ गया है फेलारिस माइनर में। सो एक तो वीड फ्लोरा का शिफ्ट होना और दूसरा रेसिस्टेंस डेवलप होना वीड्स के अंदर। So that is also again another problem with respect to crop production. तो ये dominant ये weeds जो हैं they will affect the crop production and again resistance आ गया तो वो herbicide काम भी नहीं करेगा. So there is a problem with weed flora shift and also resistance, herbicide resistance of weeds. तो ये एक dimension है. This is one dimension that is respect to crop production. Crop production के relation में क्या constraints है या limitations है या challenges हैं. Now second is ecological challenges. इस particular cropping system का ecological challenges क्या हैं? Now if you see, देखो बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज होता है. पैडी के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ना, स्टैंडिंग वाटर कंडीशन मेंटेन करना है. सो बहुत तुम्हारा ग्राउंड वाटर जो लेवल्स ड्रॉप हुआ है पंजाब हरियाणा इस रीजन में, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम. प्राइमरली एग्रेरियन स्टेट्स हैं ये. सो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर इरिगेशन पर्पस एंड टू मेंटेन द स्टैंडिंग वाटर कंडीशन, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम. सो ग्राउंड वाटर लेवल्स डिप्लीट हो रहे हैं. दूसरा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, नाइट्रेट्स आर लीच्ड इनटू द ग्राउंड वाटर, पोल्यूटिंग द ग्राउंड वाटर. दूसरा, नाइट्रेट पोल्यूशन के साथ साथ herbicides, some of the herbicides which are more soluble, they are also entering the water table. So groundwater pollution is also one of the major issue with respect to this particular cropping. अगर वो ग्राउंड वाटर पोल्यूट होगा तो वो कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे हम लोग. विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम दैट वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस. पोर्टेबल नहीं रहेगा वो वाटर. ठीक है. देन आउटब्रेक ऑफ पेस्ट. सपोज राइस क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करते हैं. सो स्पेशली डेल्टा रीजन्स में जहां पे 2 राइस क्रॉप्स लगा रहे हो खरीफ, क्योंकि टेम्परेचर्स अलाउ इट, है ना. कोस्टल रीजन में टेम्परेचर्स ज्यादा ड्रॉप नहीं होते हैं जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में. नॉर्दर्न प्लेन्स में यू कैन ग्रो राइस ओनली इन खरीफ सीजन, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है. वेयर एज इन केस ऑफ कोस्टल एरियाज टेम्परेचर्स
आर ऑलवेज एम्बिएंट, तो राइस कल्टीवेशन वहां पर पॉसिबल है, 2 राइस क्रॉप या 3 राइस क्रॉप भी लगा सकते हो तुम, राइट। सो अगर तुम रेगुलरली राइस लगा रहे हो तो राइस के जो एसोसिएटेड डिजीजेस हैं, सो जैसे पैडी ब्लास्ट, पायरिक्लेरिया ओरेजा इज द पैथोजन, सो इट हैज बिकम एंडेमिक, क्योंकि हमेशा होस्ट अवेलेबल है, होस्ट क्रॉप अवेलेबल है, तो वहां पर तुम्हारा पैथोजन भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए जो होस्ट चाहिए वो ऑलवेज अवेलेबल है। सो दिस डिजीज हैज बिकम एंडेमिक स्पेशली इन द एरियाज वेयर राइस इज रेगुलरली कल्टिवेटेड। तो ये एक प्रॉब्लम है पेस्ट एंड डिजीज का, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल चैलेंजेस। नाउ लाइवलीहुड चैलेंजेस, स्पेशली ये पर्टिकुलर जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसके साथ लाइवलीहुड चैलेंजेस भी हैं। पहला, एक तो बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तुमको पडलिंग करना है, टिलेज करना है प्रॉपरली, सो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पडलिंग एंड अदर ऑपरेशंस। तुमको इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है ज्यादा, वाटर पंप करना है, पडलिंग करना है तो तुमको ट्रैक्टर यूज होगा, उसमें फ्यूल यूज होता है, दैट इज क्योंकि वो सब पॉकेट से जा रहा है ना तुम्हारा, वो सब तुम्हारे फार्मर के पॉकेट से एक्सपेंडिचर है, वो तो सब तुम्हारा इनपुट कॉस्ट है, राइट। वर्किंग कॉस्ट के अंदर जाएगा, वो डीजल का खर्चा जो भी है, ट्रैक्टर को रेंट पे लिया है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाटर रिक्वायरमेंट, वो सारा वर्किंग कॉस्ट के नीचे आएगा, वो फार्मर के पॉकेट से जा रहा है। दूसरा, डिक्रीज इन लैंड प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से क्या है, तुम्हारा सॉइल स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, न्यूट्रिएंट एग्जॉस्शन हो रहा है, राइट। सो इट इज ऑल्सो लीडिंग टू डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है तुम्हारे सॉइल को डैमेज कर देता है। तीसरा, ये रिलेटेड है, डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड वाटर एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा वाटर का वेस्टेज हो रहा है, रिसोर्सेस आर नॉट जुडिशियसली यूज्ड, बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रॉपिंग सिस्टम, राइट। सो दीज आर चैलेंजेस रिलेटेड टू लाइवलीहुड। देन क्लाइमेट से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं? सी, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है इन द करंट एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली तुम्हारा विंटर टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहा है। सो इफ द विंटर टेम्परेचर स्पेशली इन द एंड ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, सो जनवरी एंड फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में अगर टेम्परेचर्स तुम्हारा इंक्रीज होता है इवन बाय 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, इट विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द व्हीट प्रोडक्शन। तो व्हीट के प्रोडक्शन पे इसके ऊपर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, it can impact the wheat production. दूसरा, it is also contributing to global warming. So जो रेसिड्यूज है उसको बर्न कर रहे हैं, उससे तुम्हारा CO2 लेवल्स इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, अगर तुम स्टैंडिंग वाटर में पैडी प्रोड्यूस करोगे तो मीथेन प्रोडक्शन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द पैडी प्रोडक्शन, पैडी का जो रेसिड्यू उसको बर्न करोगे तो CO2 प्रोड्यूस होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। Climate change also has negative impact on the wheat production. So there is a link. ठीक है, ये climate related challenges हैं। Now ये सब तो बता दिया तुमने, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये जो challenges हैं, तो अब करना क्या है, रेमेडी क्या है भाई इसका? So first thing, management. How will you manage? पहली बात, go for conservation agriculture. So zero tillage या minimum tillage using special implements, you go for zero tillage और minimum tillage, जिसकी वजह से सॉइल भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, सॉइल स्ट्रक्चर भी मेंटेन होगा, ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स भी मेंटेन होंगे, वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होगा। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस इफ यू हैव रेड जीरो टिलेज टॉपिक। तुमने जीरो टिलेज अगर पढ़ा है या मिनिमम टिलेज पढ़ा है, सो मल्च की तरह काम करता है, वाटर को इवापोरेशन होने से रोकता है, इवापोर ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड, water requirement is reduced, organic matter levels will increase, right, erosion will reduce. So ये सारे benefits हैं तुम्हारे zero tillage से। So conservation agriculture practice करो। दूसरा, crop diversification, government भी actively promote कर रहा है crop diversification, lot of funds are allocated for promoting other crops, स्पेशली जो तुम्हारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला बेल्ट है या फिर दूसरे एरिया से जहां पर टोबैको कल्टीवेशन होता है, आंध्र प्रदेश फॉर एग्जांपल, तो वहां पर एक्टिवली गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है दूसरे क्रॉप्स को। गो फॉर प्रॉपर रोटेशन, अलग क्रॉप्स लगाओ। सो इंस्टेड ऑफ राइस व्हीट गो फॉर अदर रोटेशंस। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है,
और क्या कर सकते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। तो राइस जो है भाई, अगर तुमको पैडी कल्टिवेट ही करना है तो डोंट गो फॉर स्टैंडिंग वाटर कंडीशन, वो जो तुम्हारा ट्रांसप्लांटेड पैडी वो मत करो, डायरेक्ट सीडेड राइस कर सकते हो। और दूसरा, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो भी हैं, टेक्निक्स जो भी हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, यूज दोज। क्योंकि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करोगे, मीन जो भी डिप्लीट हो रहा है उसको वापस रिचार्ज भी तो करना है। सो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे जीरो टिलेज है वो भी एक तरह का रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, सॉइल एंड वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, दैट आल्सो कम्स अंडर रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, सो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ये सब तुम प्रॉपरली करना है। एंड एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड, मीन न्यूट्रिएंट शुड बी अप्लाइड इन अ बैलेंस्ड वे, राइट? So efficient nutrient management and weed management, that is also one of the solution. तो ये crop production में आपको help करेगा। Then residue properly manage करो, properly manage the residue, don't just burn it, don't just burn it, you can use the residues for different purposes. तुम उसको hay की तरह use कर सकते हो and you can store it, okay? दूसरा, you can turn them into briquettes by compressing them, उसके बाद में उसको बर्न कर सकते हो, विच विल हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हीट जनरेशन के लिए, राइट? कोल की जगह पर इसको बर्न कर सकते हो। सो देर आर मेनी वेज, यू कैन गो फॉर गैसिफिकेशन, तो बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो उससे एनर्जी। सो देर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। सो प्रॉपरली यूटिलाइज द रेसिड्यूज, डोंट जस्ट बर्न इट बिकॉज इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेस। सो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, The limitations or constraints with the rice or rice wheat cropping system, ये GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS के साथ साथ ये तो ऑलरेडी PYQ है तुम्हारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल में, ये पहले पूछ चुके हैं। सो यू प्रिपेयर योर आंसर सराउंडिंग दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लेकर तुम अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? इन फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर में टेलीग्राम ग्रुप में एवोल्यूशन का एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च करेंगे, उस चैनल में इसका नोट्स भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स। थैंक यू वेरी मच।